तो आज हम पढ़ेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो बीएससी एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन का नया कोर्स है एईसी 1 to 4, जो 16 में रिकमेंड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पर्सनालिटी से। तो समझेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की डेफिनेशन ये है, पर्सनालिटी रेफर्स टू यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें थॉट्स, फीलिंग्स या बिहेवियर रहेंगे जो एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट करते हैं या डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे वन पर्सन का थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर अलग होगा दूसरे पर्सन से, तो ये जो मिक्सचर है, ये कॉम्बिनेशन है यूनिक, उनको हम पर्सनालिटी कह सकते हैं। उसी के साथ पर्सनालिटी मतलब एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इंडिविजुअल के अंदर है, और बिहेवियर जो एक पर्सन के यूनिक एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ, कि एक पर्सन कैसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर के साथ एक यूनिक वे में लाइफ को एडजस्ट करता है, जिसमें मेजर ट्रेट्स आते हैं जैसे कि इंटरेस्ट, ड्राइव्स, वैल्यूज, सेल्फ कंसेप्ट, एबिलिटीज, इमोशनल पैटर्न्स। तो ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन में कैसे एक पर्सन एडजस्ट करता है अपनी लाइफ में, उसे हम कहते हैं पर्सनैलिटी। फिर आएगा नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। तो नेचर ऑफ पर्सनैलिटी क्या है? नेचर ऑफ पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी इज रिजल्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी मतलब हमारी जीन्स से, पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से जो जीन्स हमें मिले हैं, उसके बेसिस पे हमारी पर्सनैलिटी डिटरमाइन होती है। उसी के साथ डिटरमाइन किसके साथ होता है? एनवायरनमेंट। जो लोग हमारे बचपन से हमारे साथ है, जैसे हमारे पेरेंट्स, हमारे रिलेटिव्स, स्कूल मेंबर्स, स्कूल फ्रेंड्स और सारे फ्रेंड्स, टीचर्स, ये सारे लोग, ये हमारा इन्वायरमेंट है। इससे भी हमारी पर्सनालिटी डिटरमाइन होती है। ज्यादातर पर्सनालिटी एनवायरमेंट से ही डिटरमाइन होती है। ठीक है। साथ में पर्सनालिटी इज कंपोज्ड ऑफ ट्रेट्स विच आर बाय लर्न और एक्वायर्ड। तो ये जो ट्रेट्स है हमारे पर्सनालिटी में, उसे हम ज्यादातर लोगों से सीखते हैं और उसे हम लर्न करके हमारे पर्सनालिटी में इन्वॉल्व करते हैं। फिर आता है पर्सनालिटी implies an integration of various traits। तो पर्सनालिटी क्या है? बहुत सारी चीजों का, ट्रेट्स का इंटीग्रेशन है। जैसे कि कैसे हम यूनिक वे में रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे सराउंडिंग में, जैसे कि द यूनिक वे वी क्राई। हर एक इंसान अलग तरीके से रोता है। जैसे कोई शांत में रोता है, कोई जोर जोर से चिल्ला के रोता है, कोई धीरे से रोता है, कोई छुप के रोता है, कोई लोगों के सामने रोता है। सो दैट इज डिफरेंट। साथ में हंसने का तरीका सबका अलग हो सकता है। कोई खिखी करके हंसता है, कोई खिखी खी करके हंसता है, कोई जोर जोर से हंसता है, हा हा हा। तो कोई थोड़ा सा स्माइल करता है, कोई दांत दिखा के स्माइल करता है, कोई हाय बोल के, हेलो बोल के, हैंडशेक करके ग्रीट करता है, जिस तरीके से बात करता है, लेक्चर देता है या सल्यूट करता है। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स। उसके बाद क्या आएगा? पर्सनालिटी इज अ डायनामिक प्रोसेस। वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है, लेकिन फिर भी ऑर्गेनाइज्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस सर्कल को अगर आप इस सर्कल को एक पर्सनालिटी समझेंगे एक पर्सन की, तो 1 2 3 4 8 9 तक अलग अलग ट्रेट्स होंगे। उसमें से अगर आप एक ट्रेट निकाल दे, 4 नंबर, इसके बावजूद ये काम करेगी पर्सनालिटी, बिकॉज ये ऑर्गेनाइज्ड है और कंटिन्यूसली चेंज होती ही रही है। इस वजह से पर्सनालिटी एक डायनामिक प्रोसेस है। अब हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पर्सनालिटी के? ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के मतलब पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो यूनिक है, सबके लिए यूनिक है। ना कोई भी दो पर्सन की इंडिविजुअल आइडेंटिटी, पर्सनालिटी सेम नहीं होती, इवन ट्विंस की। उसके बाद में एक पर्सनालिटी ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे वंस टोटल इंटीग्रेटेड बिहेवियर, एक इंसान के अंदर जो एक बिहेवियर है, वो सब मिला के एक पर्सनैलिटी बनती है, इसलिए ये एक ऑर्गेनाइज वे में है। उसके साथ कंसिस्टेंटी एंड स्टेबिलिटी। पर्सनैलिटी सिचुएशन टू सिचुएशन कंसिस्टेंट हो सकती है। जैसे कि एक इंसान के साथ अब अगर आप इस तरीके से बिहेव करें और वो गुस्सा हो, तो अगली बार भी सेम तरीके से बिहेव करने से वो गुस्सा ही होगा। इंटेंसिटी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन गुस्सा होने के चांसेस ज्यादा है। तो इससे हमें मदद मिलती है कि किस इंसान के साथ किस तरीके से हमें इंटरेक्ट करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है डायनेमिक इन नेचर है, मतलब उसमें
कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहे हैं, इसके बावजूद वो स्टेबल है, मतलब कंसिस्टेंट भी है लेकिन चेंज हो ही रहा है। उसके बाद आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब अगर एक पर्सन में सेंस ऑफ सेल्फ है, जो कि ह्यूमन बींग्स में ही सिर्फ देखने मिलता है, सेंस ऑफ सेल्फ, तभी पर्सनैलिटी आपको लोगों में दिखेगी, इसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। लेकिन डॉग या काऊ या किसी भी एनिमल में पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि उनको सेंस ऑफ सेल्फ नहीं है, इस कारण। फिर आता है साइकोफिजिकल सिस्टम्स। साइको मतलब जो हमारा बिहेवियर है वो, और फिजिकल मतलब जो हमारा हेरिडिटी, जो हमें जीन्स मिले हैं पेरेंट्स से, उसका। तो पर्सनालिटी क्या है, इन सब की हैबिट्स, एटीट्यूड, सेंटिमेंट्स सब मिक्सचर है, उसका प्रोडक्ट जो है पर्सनालिटी होती है। उसके बाद में आता है सोशल। जो इन्वायरमेंट में हम एग्जिस्ट करते हैं, उसी की वजह से, उसी के रिलेशन की वजह से, मतलब पर्सनालिटी तभी एग्जिस्ट करेगी जब एक पर्सन का रिलेशन एक्सटर्नल वर्क के साथ प्रूव होगा, अदरवाइज पर्सनालिटी एक इंसान की नहीं होती। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच एक साइकोलॉजी की अप्रोच है जो डेवलप की गई थी अब्राहम मास्लो साइंटिस्ट के द्वारा, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी एक अप्रोच है साइकोलॉजी का जिसमें फोकस इंडिविजुअल पोटेंशियल, आपके अंदर एक पर्सन के अंदर कितना पोटेंशियल है और कितनी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है, इस पे फोकस करता है। एंड अब्राहम मास्लो इज रिनोन, इसलिए जाना जाता है बिकॉज ऑफ हिज हायरार्की ऑफ नीड्स या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थियरी, और एक्सप्लेनिंग ह्यूमन मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसा है, नीड्स कैसे है, ये सब चीजें इस थियरी में देखने मिलेगी हमें। तो यही है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थियरी या मास्लोव्स थियरी ऑफ नीड्स, एक ही है। इसमें क्या देखने मिलता है हमें कि ये हायरार्की है, इस हायरार्की में सबसे पहले जो नीचे होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीड होगी, और सबसे ऊपर जो होगा वो जैसे जैसे नीचे की नीड्स पूरी होती जाएगी वैसे वैसे ऊपर ऊपर हम नीड्स पूरी करने के लिए एक्ट करते रहेंगे, मोटिवेट होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब हमारे सर्वाइवल नीड्स, जैसे एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग। इसके बिना हम जी ही नहीं सकते, क्योंकि एयर नहीं है तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। तो इस वजह से ये नीड्स, साइकोलॉजिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिजिकल नीड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर, वाटर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, स्लीप और रिप्रोडक्शन। यहाँ पे रिप्रोडक्शन का मतलब है कि हमारी बॉडी को कुछ बायोलॉजिकल नीड्स है, वो है रिप्रोडक्शन, जिसे हम सेक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे ही ये सारी नीड्स कंप्लीट होती है, हम अगले स्टेज पे मूव करते हैं जिसे हम कहते हैं सेफ्टी नीड्स, जिसमें पर्सनल सिक्योरिटी, मतलब हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ सेफ है या नहीं। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट, जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये सारे रिसोर्सेज, हेल्थ और प्रॉपर्टी। उसके बाद जब ये सेफ्टी नीड्स पूरे हो जाते हैं, तो हम बढ़ते हैं आगे लव एंड बिलोंगिंग में, जहाँ पर फ्रेंडशिप्स, इंटीमेसी, फैमिली, सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जैसे ही ये सारी चीज़ें, फिजिकल नीड्स पूरी हो रही है, हमें फिर ऊपर मूव करना पड़ेगा टू फुलफिल दीज नीड्स ऑफ फ्रेंडशिप्स, इंटीमेसी एंड फैमिली, क्योंकि लव एंड बिलोंगिंगनेस इंपॉर्टेंट होता है। आप देखेंगे जैसे जैसे साइकोलॉजिकल नीड से हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ ऊपर जा रहे हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स कन्वर्ट हो रही है साइकोलॉजिकल नीड्स से। और ये जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है ये शॉर्ट टर्म होती है, मतलब खाना खा लिया, अभी भूख लगा, खाना खा लिया, खत्म। फिर शाम में भूख लगेगी, फिर खाना खा लेंगे, वो खत्म। प्यास लगेगी, पानी पीएंगे, वो खत्म। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, ये शॉर्ट टर्म नीड्स लॉन्ग टर्म नीड्स में कन्वर्ट होती जाएंगे, देखेंगे कैसा। तो यहाँ पर हम इंटीमेसी की जो बात कर रहे हैं लव एंड बिलोंगिंगनेस में, यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो है वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल नीड्स पूरी हो रही है, इसमें इमोशन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन जब हम लव एंड बिलोंगिंग में इंटीमेसी देखेंगे तो यहाँ पे सेक्स होगा, लेकिन इट विल बी विथ अ पार्टनर जिसके साथ हम इमोशनली इन्वॉल्व है, जैसे हमारी वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड या हमारे दोस्त, जिनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप हम रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इमोशंस भी इन्वॉल्व है। यहाँ पर सिर्फ बॉडी की नीड है फिजियोलॉजी में, लेकिन लव एंड बिलोंगिंग में इमोशनली कनेक्टेड है हम। तो इसके बाद आता है स्टीम। स्टीम नीड्स मतलब रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, लोग हमें रिस्पेक्ट दे रहे हैं या नहीं, हमें रिस्पेक्ट की नीड होती है। सेल्फ स्टीम, हमारी पॉजिटिव सेल्फ स्टीम है या नेगेटिव सेल्फ स्टीम, मतलब हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं।
फिर स्टेटस हमारा क्या है सोसाइटी में, रिकॉग्निशन हमें हमारे काम के लिए हमारे फैमिली में मिलता है या नहीं, हमारे स्ट्रेंथ पे फ्रीडम पे हम फोकस करते हैं। जैसे ये नीड्स पूरी हो जाती है फिर हम बढ़ते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो डिजायर है टू बिकम द मोस्ट वन कैन बी। तो एक इंसान के अंदर जो पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से हम कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, या उसे पहुंचने के लिए उस पर हम काम कर रहे हैं, उसे हम करते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें मोरालिटी आ गया, पर्पस, एक्सेप्टेंस, क्रिएटिविटी, ये सब सारी चीजें आ गई। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मैंने एक बार पढ़ा था एक बुक में, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से हमें हमारा ट्रू लव मिलता है ऐसा बताया गया था। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब खुद के पोटेंशियल को, पूरे पोटेंशियल को रीच करने के लिए कंटिन्यूअसली काम करते रहना, और जैसे हम ये काम करते रहते हैं वैसे ही हमारे पार्टनर, हमारा ट्रू लव हमें मिल सकता है। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उस तरीके से भी ठीक होता है। तो इसमें आप अगर देखेंगे मास्लाव और क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले शुरुआती में फिजियोलॉजिकल नीड्स है जो सर्वाइकल की नीड्स है एट द बॉटम है, और मोस्ट क्रिएटिव नीड्स सबसे ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते हैं नीड्स शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म होती जाती है, और जो नीचे की नीड्स है वो ऐसा है कि उन्हें पाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं कर पड़ती, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे साइकोलॉजिकल नीड्स बढ़ रही है ना, तो उससे इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और बैरियर इन्वायरमेंट के यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको फुलफिल करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए पहले हमें सर्वाइवल नीड्स को कंप्लीट करना पड़ता है, और उसके बाद में हायर नीड्स के पास हम जा सकते हैं। तो जैसे ही हम ऊपर जाएंगे हायरार्की में डिफिकल्ट हो जाएगा नीड्स सेटिस्फाई करना, क्योंकि बैरियर्स आ जाएंगे जो हमें फ्रस्ट्रेट करेंगे, इंटरपर्सनल एंड एनवायरमेंटल बैरियर्स। और हमने ये भी देखा कि हायर नीड्स बिकम मोर इंक्रीजिंगली साइकोलॉजिकल एंड लॉन्ग टर्म, जबकि फिजियोलॉजिकल और शॉर्ट टर्म हमें नीचे देखने मिलेगा जैसे सर्वाइवल स्किल्स। उसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी हमें बताई है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि कौन से टाइप ऑफ पर्सनालिटी अभी हमें पढ़नी है। तो पहला तो है एक्सट्रोवर्जन या एक्स्ट्रावर्जन, जिसमें एक इंडिविजुअल सोशल है, उसको सोशल इंटरेक्ट करना पसंद आता है, वो टॉकेटिव है, बात करना उसको पसंद है, और उसे सोशल इंटरेक्शन का प्रिफरेंस है, मतलब ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना उसे पसंद है और वो प्रिफर करेगा। उसके बाद में एक्सट्रोवर्ट आउटगोइंग होते हैं, बाहर जाने उन्हें पसंद होता है और लोगों के साथ रहना उन्हें पसंद है। जहाँ की अगर आप इंट्रोवर्ट की बात करेंगे तो उनका ऐसा नहीं है। वो क्या चाहते हैं, उनका है कि अपोज ऑफ अपोजिट ऑफ एक्स्ट्रावर्जन है कंप्लीटली। वो क्या करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, मतलब जो कुछ हो रहा है दुनिया में उसमें अगर कहीं मेरा हिस्सा है तो मैं कैसे वो इम्प्रूव करूँ, इसके लिए वो अंदर झांकते हैं और इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। सॉलिट्यूड, अकेला रहना उन्हें पसंद है, अकेले की एक्टिविटीज उन्हें पसंद है और क्वाइट एक्टिविटीज पसंद है। और इंट्रोवर्ट्स रिजर्व होते हैं, ज्यादा खुलने की कोशिश नहीं करते लोगों के साथ, और प्रीफर करते हैं सॉलिट्यूड, अकेला रहना। फिर आता है टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में दो, एक होता है कॉन्सेंटियसनेस और दूसरा आता है अग्रीबलनेस। कॉन्सेंटियसनेस में आप देख सकते हैं डिफाइंड बाय हाई लेवल ऑफ थॉटफुलनेस, कुछ भी करने से पहले बहुत कुछ सोचना। इम्पल्स कंट्रोल, एकदम गुस्सा आ गया, एकदम इमोशनल हो गए तो उसमें रिएक्ट नहीं करना बल्कि कंट्रोल करना खुद को, और सब कुछ सोच समझ के काम करना। और इनका बिहेवियर जो है ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। अब हाईली कॉन्सेंटियस पीपल क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और माइंडफुल ऑफ डिटेल्स होते हैं, डिटेल पे ज्यादा ध्यान देते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होना उन्हें पसंद होता है, और साथ में सुबह पहले ही प्लान कर लेते हैं क्या करना है क्या नहीं, और डेडलाइंस कंप्लीट करना इन्हें पसंद होता है। फिर आता है अग्रीएबलनेस। अग्रीएबलनेस में अगर आप देखेंगे तो उसमें आप क्या देखेंगे, अग्रीएबलनेस में अगर आप देखेंगे तो वहां देखेगा पर्सनैलिटी, जैसे हम इंसान लोगों पर ट्रस्ट करते हैं। अल्ट्रुइज्म मतलब खुद से पहले दूसरे की केयर करना, एक लिमिट तक ये ठीक है लेकिन उसके बाद ये खुद के लिए डैमेजेबल हो सकता है। तो अल्ट्रुइज्म, काइंडनेस लोगों के लिए, अफेक्शन लोगों के लिए, और अदर प्रो सोशल बिहेवियर्स मतलब लोगों को साथ अच्छा इंटरेक्ट करना और उनके साथ कॉपरेट करके काम करना, ये इन्हें पसंद होता है। तो जो पीपल जिनमें अग्रीएबलनेस का ट्रेड बहुत ज्यादा होता है वो ज्यादा कॉपरेटिव होते हैं, और जिसमें अग्रीएबलनेस का पर्सनैलिटी में ट्रेड कम होता है वो लोग ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं और कभी कभी मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं अपना काम करने के लिए, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। फिर आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनैलिटी क्या है,
चार टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट है। पहला है फिजिकल, दूसरा है फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, उसके बाद है इंटेलेक्चुअल और उसके बाद आएगा सोशल। तो पहला हम देखेंगे फिजिकल। फिजिकल मतलब जो जेनेटिक्स या हेरिडिटी अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो जो जीन्स हमें मिले हैं उसके बेसिस पे डिटरमाइन होंगे हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी। उसके बाद में साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल मतलब हमारे थॉट पैटर्न्स कैसे हैं, हमारे इमोशंस कैसे हैं, सेंटिमेंट्स कैसे, थॉट पैटर्न कैसा है, ये सब चीजें डिफाइन करेगी हमारे पर्सनैलिटी। उसके बाद आता है इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव एबिलिटीज। कॉग्निटिव एबिलिटीज मतलब हमारे इन्वायरमेंट के साथ हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो हो गई कॉग्निटिव एबिलिटीज। जैसे अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी और आप जैसे समझ रहे हैं उसे हम कहेंगे कॉग्निटिव एबिलिटी। या आग है तो उस पे हाथ रखने से जलेगा, तो वो हो गया अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी, तो आप पहले ही खुद को रोक लेंगे। फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स कैसी है, क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है, मेमोरी कितनी है, ह्यूमर, वैल्यूज एंड बिलीफ्स, ये सारी चीजें आ गई इंटेलेक्चुअल में, जो हमें सीखने मिलती है अपने अपब्रिंगिंग या एनवायरनमेंट से, हमारे पेरेंट्स से या हमारे एनवायरनमेंट से हम ये सीखते हैं। अगर आप सोशल में देखेंगे तो सोशल में आपको ये दिखेगा कि ये इंटरेक्शन जो आप रिलेशनशिप्स में करते हैं, फैमिली के साथ, स्कूल में फ्रेंड्स के साथ या लोगों के साथ काम में, इसकी वजह से हमारे पर्सनालिटी डिटरमाइन होती है थ्रू आउट हमारी लाइफ। ठीक है। फिर आएगा एक पर्सनालिटी शेप कैसे हो सकती है और इसको हम इम्प्रूव कैसे करें, हमारी पर्सनालिटी हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। देखिए हर कोई पर्सनालिटी कम ज्यादा अच्छी बुरी होगी, तो हम इम्प्रूव कैसा कर सकते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल्स हमें सीखना पड़ेगा। वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखने से क्या होगा, हमारी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी, क्योंकि हम लोगों के साथ अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे, हमारी बात अच्छी तरीके से पहुंचा पाएंगे और अच्छी तरीके से बात कर पाएंगे, वो हो गई कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके बाद में हमारा कंफर्ट जोन। देखिए कंफर्ट जोन में कभी भी ग्रोथ नहीं होती, इसकी वजह से हमें डिस्कम्फर्ट जोन में, हमारे कंफर्ट जोन के बाहर निकलना पड़ेगा, यहीं पे हमारी ग्रोथ होगी, अदरवाइज ग्रोथ नहीं होगी। उसके बाद में लोगों को ना कहना सीखना पड़ेगा। सबसे पहले खुद को रखना पड़ेगा। सेल्फिश नहीं होना है, खुद को रखना मतलब अपना काम पूरा करना है, उसके बाद में लोगों पर फोकस करना है। ये अगर हम समझे और इसके एक्सट्रीमिज्म में भी नहीं जाना है कि सेल्फिश सेल्फिश, तो ऐसा भी नहीं होना है। तो नो कहना सीखना है, जहां पर हमारा काम है पहले वो करना, उसके बाद में लोगों को हेल्प करना, वो हो गया लर्निंग टू से नो। ठीक है। उसके बाद में क्रिएटिविटी, कोई भी हो सकती है क्रिएटिविटी। जैसे आपको म्यूजिक पसंद है, ड्राइंग पसंद है, सीखना पसंद है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स, म्यूजिक बनाना, ऑल दिस थिंग्स, तो ये हो गई क्रिएटिविटी। उसके बाद में आपको क्यूरियस होना होगा। क्यूरियस होना होगा मतलब क्या, कि कौन सी चीज क्यों हो रही है, क्या मतलब किसी भी चीज में, जैसे ऊपर फैन चल रहा है तो फैन क्यों चल रहा है, ऐसा अगर क्यूरियोसिटी कुछ आई, लाइफ के बारे में क्यूरियोसिटी आई, प्लांट के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्यूरियोसिटी आ सकती है, तो उससे उससे भी हम ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, पर्सनालिटी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि उससे हम सीखेंगे। साथ में खुद को एक डेली अफर्मेशन देना, मतलब पॉजिटिव थॉट खुद को बोलना, कि जैसे आज मुझसे जितना हो सकता था आज मैंने वो किया, मेरा बेस्ट मैंने दिया, ये एक अफर्मेशन हो गया। और ऐसा बोल सकते हैं आई एम द बेस्ट, ऐसा बोल सकते हैं आई लव माई सेल्फ। तो डिफरेंट काइंड ऑफ अफर्मेशन। फिर सेल्फ केयर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे फिजिकल और मेंटल वेलबींग वेरी इंपॉर्टेंट है, तो फिजिकली के आप भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, है ना। मेंटल के लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं, डिसिप्लिन में रह सकते हैं। सो दीज आर ऑल प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर। तो इस तरीके से आप अपना जो लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मेयर ब्रिग्स पर्सनालिटी टाइपोलॉजी इंडिकेटर। तो ये क्या है, सिंपल है। ये एक सेल्फ रिपोर्ट है जिसमें कुछ क्वेश्चंस है, उसको टिक करने के बाद, सॉल्व करने के बाद में हम हमारी पर्सनैलिटी टाइप को समझ सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है और हमारे प्रेफरेंस क्या है लाइफ में, ये हम समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चनर है जो डेवलप किया था इसाबेल मेयर्स और उनकी मदर कैथरीन ब्रिक्स ने। ठीक है। तो इसमें करीब 8 टाइपोलॉजी इंडिकेटर्स है जिसके 2 ग्रुप्स है, और उन ग्रुप्स में हर इसमें 2 टाइपोलॉजी इंडिकेटर है। तो उस ग्रुप में से कोई ना कोई टाइपोलॉजी इंडिकेटर में आप आएंगे। फॉर एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर टाइपोलॉजी इंडिकेटर का एक ग्रुप है जिसमें एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन है, दूसरा है सेंसिंग एंड इंट्यूशन। तो एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन में आप कोई ना कोई एक कैटेगरी में जरूर आएंगे, या तो एक्स्ट्रावर्जन या तो इंट्रोवर्जन। और सेंसिंग एंड इंट्यूशन में भी सेम, दोनों में से कोई एक आएगा। तो अभी हमें क्या समझना है, एक्स्ट्रोवर्ट्स हमने पहले ही देखा, मतलब एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, आउटवर्ड टर्निंग होते हैं, मतलब एक्शन करना उन्हें पसंद है। और
आउटवर्ड टर्निंग मतलब लोगों के साथ मिलना जुलना बात करना उन्हें पसंद है और उनको ज्यादा फ्रीक्वेंट सोशल इंटरेक्शन पसंद है, लोगों के साथ मिलके उनको एनर्जाइज्ड फील होता है। जबकि हम देखें इंट्रोवर्ट्स तो उनको इनवर्ट टर्निंग है और थॉट ओरिएंटेड है, मतलब ज्यादा सोचते हैं एक्शन से, और इनवर्ट टर्निंग है मतलब अंदर ध्यान देते हैं ज्यादा बाहर से, उनको मीनिंगफुल और डीप सोशल इंटरेक्शंस पसंद है, और अकेले टाइम स्पेंड करने से उनको रिचार्ज फील होता है, एज एग्जैक्टली अपोजिट टू एक्स्ट्रावर्जन। अगर आप सेंसिंग में देखें तो पीपल प्रिफर करते हैं पेइंग ग्रेट डील ऑफ अटेंशन टू रियलिटी, फैक्ट्स और डाटा पर फोकस करके हमारा डिसीजन लेना हमारे सेंसेस पे। हमारे सेंसेस कौन से हैं? टच, टेस्ट, स्मेल और हियर एंड स्पीक और सी, ऐसे 5 सेंसेस है। तो जब आप सिक्स सेंस पर काम कर रहे होंगे, मतलब सिक्स सेंस मतलब इंट्यूशन, जैसे पास्ट एक्सपीरियंस में क्या हुआ था उसके बेसिस पे जैसे आप एक्ट करेंगे उसे हम कहेंगे इंट्यूशन। लेकिन डाटा और फैक्ट्स हमारे सेंसेस से जो हम कलेक्ट कर सकते हैं उन्हें हम कहेंगे सेंसिंग। ठीक है, तो थॉट्स एंड पैटर्न पे अगर हम एक्ट कर रहे हैं तो वो हो गया इंट्यूशन, और अगर सेंस पर करेंगे सेंसेस पे बेसिस पे तो वो होगा सेंसिंग। सो द ये जो इंट्यूशन वाले हैं उन्हें एब्स्ट्रैक्ट थियरीज या इमेजिनेशन पॉसिबिलिटीज या फ्यूचर में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो ये लोग के टाइप है। उसके बाद आएगा थिंकिंग एंड फीलिंग टाइप, थिंकिंग एंड फीलिंग टाइप, और दूसरा है जजिंग एंड परसिविंग टाइप। तो थिंकिंग और फीलिंग टाइप को हम समझेंगे कि लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, ऐसे हम समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर लोग सोच करके फैक्ट्स और डाटा के बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं तो वो थिंकिंग है। लेकिन अगर आप फीलिंग्स को कंसिडर करेंगे लोगों के कि मैंने ऐसा डिसीजन लिया तो लोगों को कैसा लगेगा, या इमोशंस के बेसिस पे अगर आप डिसीजन लेते हैं तो आप कहेंगे वो हो गया फीलिंग का। लेकिन अगर आप लॉजिकल है और इम्पर्सनल डिसीजन लेते हैं विदाउट फीलिंग्स तो वो थिंकिंग हो गया। फिर आता है जजिंग एंड परसिविंग। तो ये समझेंगे हम कि कैसे इंसान आउटसाइड वर्ल्ड के साथ डील करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर का अटेंडन्स होईल का सर तुमच्या म्हणजे तुम्ही जर प्रॅक्टिकल पेपरची IMS PDF डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी तो यहाँ क्या होता है जजिंग और परसिविंग में, हम समझेंगे कि कैसे लोग आउटसाइड वर्ल्ड के साथ डील करते हैं, उसके बेसिस से लोग जजिंग और परसिविंग होंगे। जजिंग मतलब स्ट्रक्चर एंड फर्म डिसीजंस, कि कुछ हो गया तो उस पर जज करना डायरेक्ट कि ये ऐसा हुआ इसकी वजह से हुआ, ऐसा वैसा वैसा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई गरीब आदमी दिखता है तो गरीब आदमी को देखकर कैसे घिन वगैरह आती है ना कि यार ये कपड़े धोए नहीं, लाइक अच्छा नहीं दिख रहा है, ऑल दैट, तो ये जजिंग हो गई। लेकिन परसिविंग मतलब यू गो अ स्टेप फॉरवर्ड, और आप समझते हैं कि आप ओपन फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होते हैं कि हाँ इसके मम्मी पापा ने, सॉरी इसके बच्चों ने इसे शायद छोड़ दिया है, गरीब बूढ़ा आदमी है तो इस पर ध्यान नहीं देते, इसकी वजह से ऐसा है। तो जजिंग मतलब जज कर लिया यार ये गंदा है, लेकिन इसके पीछे का कारण जब हम ढूंढते हैं तो हम उसे कह सकते हैं परसिविंग। सो ये दोनों टेंडेंसीज लोगों के साथ इंटरेक्ट करते वक्त आप इनका समझ सकते हैं कि लोग कैसे हैं। उसके बेसिस पे आप देखेंगे कि 16 पर्सनालिटी टाइप्स है। इंडिविजुअल हमें जानने की जरूरत नहीं, लेकिन ये होता है इंस्पेक्टर, क्राफ्टर, प्रोटेक्टर, आर्टिस्ट, एडवोकेट, ये सारे अलग अलग चीजें की होती है पर्सनालिटी टाइप बेस्ड ऑन मेयर ब्रिक्स टाइपोलॉजी इंडिकेटर। अब हम समझेंगे लोकस ऑफ कंट्रोल और परफॉर्मेंस। लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब इंडिविजुअल का परसेप्शन अबाउट मेन कॉजेस ऑफ इवेंट्स ही इज एंड हर लाइफ, मतलब लोगों के लाइफ में जो इवेंट्स हो रहे हैं वो किस वजह से है, कैसा परसेप्शन है। परसेप्शन दो टाइप का होगा। पहला तो होगा कि जो रिजल्ट आया है अपने लाइफ में वो आया है हमारी एक्शंस की वजह से, इसे हम कहते हैं इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, जो कंट्रोल ओरिएंटेशन। दूसरा आएगा जो इवेंट्स हुए वो आउटसाइड पर्सनल कंट्रोल, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, इसकी वजह से ये है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल या कंट्रोल ओरिएंटेशन। इसकी वजह से हमारे एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर लोगों की तरफ चेंज होते हैं, अडेप्ट हम करते हैं। फिर आता है लोकस ऑफ कंट्रोल ओरिएंटेशन, दो टाइप का है हमने देख लिया। लोकस ऑफ कंट्रोल इज कंसेप्चुअलाइज एज रेफरिंग टू यूनिडायरेक्शनल कंटिन्यूम रेंजिंग फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल, मतलब यूनिडायरेक्शनल है,
ये दो कंटिन्यूम पे है, मतलब कहीं पर एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल कम है, कहीं ज्यादा है। तो सिर्फ एक्सटर्नल या फिर इंटरनल नहीं होगा, दोनों तरीके से होगा, दोनों इन्वॉल्व होंगे इसमें। तो ये हो गया एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। इसके बारे में और जब हम पढ़ते हैं तो हमें जानकारी मिलती है, अ इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जनरली सीन एज डिजायरेबल। जनरली लोग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को ज्यादा डिजायरेबल समझते हैं, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होता है, हम चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं और सेल्फ डिटर्मिनेशन के द्वारा ये एस्टेब्लिश होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंसान को जॉब पे लेना चाहते हैं, तो ऐसे जॉब को तो आप नहीं लेंगे ऐसे पर्सन को जो ऐसा सोचता हो ज्यादातर कि जो भी काम करना होगा वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से रिजल्ट आएगा, ना कि मैं क्या काम करूंगा उसके बेसिस पे। तो ज्यादातर यही देखा गया है रिसर्च में कि मेल्स आर मोर इंटरनल देन फीमेल्स। people as they get older become more internal and people higher in organization are more internal, क्योंकि ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा ऊंची पोजीशन पे है, इस वजह से ज्यादातर लोग इंटरनल होते हैं। खुद की मेहनत पर हम क्या करेंगे उसके बेसिस पे ही रिजल्ट आएगा, ऐसा बिलीव करते हैं। फिर आएगा, however it is important to warn people कि ओवरली सिंपलिस्टिक नोशन गुड एंड एक्सटर्नल इज बैड, ऐसा समझना कि इंटरनल अच्छा है और एक्सटर्नल बुरा है, ये सही नहीं है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे, अगर कोई खुद पे ही ज्यादा फोकस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो जितनी ज्यादा पढ़ाई करेगा उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, तो अगर एक पर्सन बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा है, ऐसा हो सकता है 10 साल तक वो पढ़ाई करे लेकिन उसको जॉब ना मिले, क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, कि जैसे वैकेंसीज कितने हैं जॉब की, कंपटीशन कितना था, कितने लोगों ने अप्लाई किया, कट ऑफ क्या आया, साथ ही में ऐसा कह सकते हैं हम कि उसमें नसीब में था या नहीं। तो इवेंचुअली अगर हम ऐसा कहेंगे कि सब मेरा ही है, तो हम डिप्रेस चले जाएंगे, क्योंकि हम खुद को बहुत ज्यादा कोसने लगेंगे। तो एक बीच में बैलेंस बनाना इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सटर्नल के इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 10 साल बाद प्रिपेयर करने के बाद अगर फिर भी जॉब नहीं मिलती, तो हम ये कह के टाल सकते हैं कि ठीक है, नसीब में नहीं था, हमने ट्राई तो किया, है ना। ये एक एक्सट्रीम हो गया। दूसरा एक्सट्रीम ये हो गया, अगर आप ऐसे सोचते रहे कि नसीब पे है, गॉड दे देगा, ऐसा वैसा, और आप बैठे पढ़ाई नहीं की, तो कैसा चलेगा। तो ये दोनों एक्सट्रीम्स इंटरनल और एक्सटर्नल के हार्मफुल है। तो हमें क्या समझना है, दोनों के बीच में बैलेंस बना के चलना है, ताकि हम एक हैप्पी इजी गोइंग रिलैक्स लाइफ जी सके। फिर आता है टाइप ए एंड टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप ए और टाइप बी पर्सनैलिटी में आप क्या देखेंगे कि मिड सेंचुरीज में दो डॉक्टर्स थे, कार्डियोलॉजिस्ट, मेयर फ्रीडमैन और रे रोसेनमैन। इन्होंने एबीसीटी पर्सनैलिटी टाइप्स को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया। फॉर एग्जांपल, जो टाइप ए पर्सन है वो कॉम्पिटिटिव है नेचर में, हॉस्टाइल है, अग्रेसिव है, काम करने की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं, उनको ज्यादातर हार्ट डिसीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखिए टाइप बी पर्सनैलिटी टाइप रिलैक्स्ड है, पेशेंट है, इजी गोइंग है एंड ग्लो विद द फ्लो है, तो इनको हार्ट प्रॉब्लम्स डेवलप होने के चांसेस, ब्लड प्रेशर के चांसेस कम है। और अगर आप देखें, इन्होंने टाइप ए, टाइप सी और टाइप डी पर्सनैलिटी टाइप भी निकाला। जैसे कि टाइप सी कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनमें क्वालिटीज क्या है, डिटेल ओरिएंटेड है, फोकस करते हैं डिटेल पे, प्रिसाइज है, जो काम करना है वो करना ही है, उसी वे में करना है, एग्जैक्ट करना है, और लॉजिकल होते हैं। और अगर आप टाइप डी को देखेंगे तो ये पेसिमिस्टिक है और एंशियस है। पेसिमिस्टिक मतलब वो पर्सन जो हमेशा यही एक्सपेक्ट करता है कि सबसे ज्यादा जो बुरा होगा वही होगा, तो टाइप डी पर्सन उसका टाइप का है। और अगर ऑप्टिमिस्टिक आप देखेंगे तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब वो पर्सन जो हमेशा वही एक्सपेक्ट करता है जो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। अब हम देखेंगे व्हाट इज टाइप ए पर्सनालिटी। टाइप ए पर्सनालिटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो टाइप ए की पर्सनालिटी आपको देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स और मैनेजर्स की होगी ज्यादातर। ये हिडन जेम्स होते हैं वर्कफोर्स के, क्योंकि इनके बिना ये लीड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को और टॉप तक पहुंच जाते हैं। और इंडिविजुअल को टॉप तक पहुंचना और परफेक्शन सीख करना और एक्सीलेंस एट वर्क अचीव करना बहुत ज्यादा फेवरेबल होता है, बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो कौन से कैरेक्टर से जो टाइप ए में आपको मिलेंगे, टाइम कॉन्शियस मतलब डेडलाइन को फॉलो करना, इस टाइम में ये काम करना, ये सब चीजें जल्दी से जल्दी हो जाए, ये होता है टाइम कॉन्शियस टाइप ए पर्सनैलिटी में। उसके बाद में कॉम्पिटिटिवनेस, टॉप तक पहुंचना, नेचुरली ये कॉम्पिटिटिव होते हैं, इनको एक्सेलिंग, काम में अच्छा होना, लीड करना, ये बहुत ज्यादा होता है। फिर आता है गोल ओरिएंटेड होते हैं ये लोग,
गोल अचीव करना इन्हें पसंद आता है। मल्टीटास्किंग होते हैं, ज़्यादा टास्क एक ही साथ कर लेते हैं और अलग-अलग प्रकार के वर्क एनवायरनमेंट, फास्ट जल्दी जहाँ काम होता है वहाँ पे ये अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। फिर आता है लीडरशिप, नेचुरली इनमें लीडरशिप होती है और टीम को इंस्पायर कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और स्ट्रेटेजिक विजन के साथ कर सकते हैं। स्ट्रेस टॉलरेंस, अगर स्ट्रेस आता है तो अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, बेस्ट काम कर सकते हैं प्रेशर के अंदर। तो ये हो गए टाइप ए पर्सनैलिटी। फिर आता है टाइप बी पर्सनैलिटी। टाइप बी पर्सनैलिटी में आप अगर देखेंगे तो क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर ये होगा तो पीपल प्रिफर टू गो विद द फ्लो। ठीक है, ये कर रहा है तो ये भी करेंगे, इसके साथ अपने दोस्त ये कर रहा है तो उसके साथ चल जाएंगे। फ्लेक्सिबल होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, इंटरनली सेटिस्फाइड होते हैं, अच्छा लग रहा होता है इंटरनली, ज्यादा टेंशन नहीं लेते, है ना। तो इनके पास हाई सोशल और इंटरपर्सनल स्किल्स होती है और अनफेवरेबल लेवल को ज्यादा, अनफेवरेबल कंडीशन को ज्यादा तरीके से रिएक्ट ये नहीं करते। जैसे कि मेजर पोर्शन ऑफ वर्क फोर्स एट एनी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल एक कॉलेज है, उसमें प्रिंसिपल जो है वो टाइप ए पर्सनालिटी का हो सकता है ज्यादातर, और जो बाकी का मेजोरिटी ऑफ स्टाफ होगा, टीचिंग स्टाफ, वो होगा टाइप बी ऑफ पर्सनालिटी। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप खाना लेंगे तो खाने में सॉल्ट अगर है तो हमें टेस्ट आएगी, तो उसका इंपॉर्टेंस हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन जब सॉल्ट नहीं है तब हम पता चलेगा उसका एब्सेंस के बारे में कितना इंपॉर्टेंट है वो। तो वही सेम यही पे होता है कि जब उनका प्रेजेंस लाउड नहीं होता जब वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो सॉल्ट की तरह होता है जब वो एब्सेंट होता है, तो उनका पोजीशन क्या काम करती है ये हमें समझ में आता है, उनका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ये है इनके कि ये रिलैक्स्ड एटीट्यूड के होते हैं, ज़्यादा प्रेशर वगैरह नहीं होते, ज़्यादा काम होते हैं प्रेशर के अंडर, अच्छे तरीके से स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में काम करना पसंद करते हैं और हाई प्रेशर रोल्स के लिए ये अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी, ये ओपन होते हैं और एडेप्टेबल होते हैं चेंज को, और चेंज काम कर सकते हैं, अपना वे ऑफ वर्क चेंज कर सकते हैं। फिर आते हैं ये क्रिएटिव होते हैं, तो नई चीज़ें करना, इनोवेटिव थिंकिंग, न्यू क्रिएटिव वैल्यूज और न्यू आइडियाज ऐड करना इन्हें पसंद होता है। उसके बाद में इंटरपर्सनल स्किल्स इनकी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन लिसनिंग स्किल्स अच्छी होती है। फिर आता है वर्क लाइफ बैलेंस, वर्क लाइफ बैलेंस इनका अच्छा होता है और नॉन कॉम्पिटिटिव इन नेचर होता है, मतलब कोऑपरेटिव वे में काम करना इन्हें पसंद आता है। तो आज का हमारा करीब एईसी 1 to 4 का 40% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो बाकी का सिलेबस हम अगले बारे में देखेंगे। कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो अच्छा रहा होगा, क्वालिटी अच्छी रही होगी। ज़रूर हम फ्यूचर में इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।